वक्फे के बाद मेहताब दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर है। डॉक्टर साहब, एक देखिए ग्रोथ पे एक और जब आपने स्टिमुलस पैकेज की बात, तो देखिए स्टेट बैंक का पाकिस्तान ने तकरीबन 2 ट्रिलियन के लगभग जो स्टिमुलस पैकेज दिया, और गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ने भी उसमें जो है वो 1.2 ट्रिलियन का पैकेज दिया। तो अगर एक साल के कोविड के साल के दौरान देखिए तो 4-5% ऑफ जीडीपी से ज्यादा स्टिमुलस पैकेज आ गया। उसके मुकाबले में हमारी ग्रोथ कोई अच्छी नहीं है, 4% ग्रोथ है। इसको आप किस नजर से देखते? जी, ग्रोथ अच्छी यूँ नहीं हुई कि देखें लास्ट ईयर जो था ना वो कोविड था, तो उसकी वजह से ग्रोथ नेगेटिव हो गई थी और बड़ी गैर यकीनी कैफियत थी। और फिर आप देखें कि पूरा मुल्क जो है ना बंद था, ख़ास तौर से मार्च अप्रैल मई में, यानी अप्रैल मई जून बहुत ज़्यादा यानी लॉकडाउन था और उसका इफ़ेक्ट बहुत था और एक गैर यकीनी सूरत हाल थी, खौफ की फ़ज़ा थी। डॉक्टर्स एडवाइस कर रहे थे कि जी आप मुकम्मल लॉकडाउन कर दें, शट डाउन कर दें, वरना ये वबा ऐसी फैलेगी कि लाइफ जो है ना बहुत जिंदगियों को खतरा हो जाएगा। यानी ये डिबेट आप जैसा समझते हैं कि लाइफ वर्सेस लाइवलीहुड चल रही थी कि या तो आप जिंदगियां बचा लें या आप लाइवलीहुड बचा लें। तो गवर्नमेंट ने ये कोशिश की कि जी लाइवलीहुड भी बचाई जाए और लाइफ भी बचाई जाए। तो उसमें इन्होंने स्मार्ट लॉकडाउन जो है ना वो इंट्रोड्यूस कराया। तो आपका सवाल जो है ना बहुत बजा है और मौजूद सवाल है, और उसमें ये कि पूरी तरह से जो इकोनॉमी है वो अभी ओपन नहीं हुई है। यानी फर्स्ट वेव के बाद जो लास्ट ईयर आई थी अप्रैल मई जून में, उसके बाद सेकंड वेव आई, उसमें भी पार्शियल लॉकडाउन रहा, फिर थर्ड वेव आई है, अभी आपने ईद में देख लिया है कि लॉकडाउन रहा है। तो पूरी तरह से इंडस्ट्री बिजनेस जो है ना ओपन नहीं हुआ है। जब इंडस्ट्री और बिजनेस पूरी तरह से ओपन हो जाएगा तो आपको ये नज़र आएगा, आपको ये स्टिमुलस का इम्पैक्ट नज़र आएगा कि ये ग्रोथ जो है ना 5-6% के दरमियान जाएगी। और अभी भी आप देखें कि जो लास्ट ईयर ग्रोथ हुई है वो ग्रोथ जो हुई है यानी 3.94%, अभी ये 9 महीने की ग्रोथ है। अगर 3 महीने का और डाटा आ जाए जो कि मैन्युफैक्चरिंग का लार्ज स्केल मैन्युफैक्चरिंग का डाटा आएगा, अभी तक तो 9% पर एनम के हिसाब से आया है, 9 मंथ का डाटा 9% ग्रोथ आई है। तो अब ये मुझे उम्मीद है कि ये 15 या 18% के दरमियान ग्रोथ होगी, क्योंकि अब जो है ना इंडस्ट्री खुल गई है, लार्ज स्केल भी खुला हुआ है, पिछले साल बिल्कुल बंद था। तो ये थोड़ी सी अंडर एस्टिमेशन है। तो ये ग्रोथ जब ये फाइनल फिगर होगी तो ये 4.7 या 4.8 के दरमियान होगी, इस तरह से होगी, जो कि अभी भी मैं समझता हूँ ये कम है। इससे मजीद 1% बढ़ना चाहिए ताकि ये पॉवर्टी रिडक्शन और अनएम्प्लॉयमेंट को दूर करने के लिए जाए। अच्छा डॉक्टर साहब, एक बात मुझे बताइए, आप पीटीआई को एडवाइस करते हैं और मुझे पता है कि आप पे भी एडवाइस किया था, लेकिन ये दो डिसीजन जो है ना पीटीआई के उसकी बड़ी कीमत देनी पड़ी। एक ये डिस्काउंट रेट जो 30.25 पे देंगे और दूसरा जो डेप्रिसिएशन की हद से ज्यादा। इस दोनों बातों के नतीजे के अंदर इजाफा हो गया सर, और दूसरी तरफ जो डेट सर्विसिंग की पेमेंट में भी इजाफा हो गया। इसको आप कैसे जस्टिफाई? जी, ये बिल्कुल जब शुरू में जैसे ही गैर यकीनी सूरत हाल थी, इन्होंने चार्ज लिया तो यानी इंटरेस्ट रेट हर महीने बढ़ाते रहिए, हर महीने 2 महीने रैपिडली इंटरेस्ट रेट बढ़ाया, जिससे इंटरेस्ट पेमेंट बढ़ गई, जो कि मेरा ख्याल है कि सही फैसला नहीं था। इंटरेस्ट रेट को कम होना चाहिए था, और इस बारे में हमने थिंक टैंक में काफ़ी डिस्कस भी किया और एक्सपर्ट भी बुलाए जो कि गवर्नमेंट को क्रिटिसाइज करते थे। उन सब के ओपिनियन लेके हमने फिर कोई फैसला किया कि ये इंटरेस्ट रेट कम होना चाहिए, और उसके नतीजे में आप देखें कि कुछ एडवाइसेस ऐसे गए जहाँ से फिर यानी इंटरेस्ट रेट में कमी आई। गो कि स्टेट बैंक इंडिपेंडेंट है, लेकिन फीडबैक और एडवाइस जो है ना वो दी जानी चाहिए। वहाँ भी एकेडमिया के लोग मौजूद है और मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी में एकेडमिया के लोग मौजूद होते हैं। 2 यूनिवर्सिटियों से, ख़ास तौर से पाकिस्तान इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स मेरा फॉर्मल इंस्टीट्यूशन जहाँ के मैंने एज ए प्रोफेसर काम किया, और लाहौर स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स से भी हुआ है। तो ये मौजूद हैं लोग, वो उनके मुताबिक भी ये था कि इंटरेस्ट रेट को कम होना चाहिए, और स्पेशली जब
कोविड आ गया और कोविड के साथ साथ वर्ल्ड वाइड आप देखें इंटरेस्ट रेट जो है ना नॉमिनल भी नेगेटिव में चले गए, कुछ में रियल तो थे ही नेगेटिव। तो हमें ये करना पड़ा, इसके अलावा कोई चारा नहीं था, करना चाहिए था। और मैं समझता हूँ कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से डेट बढ़े, डोमेस्टिक डेट सर्विसिंग कॉस्ट बढ़ गई है, जो कि हम मुश्किल बहुत हो गई है। गवर्नमेंट के लिए फिजिकल स्पेस नहीं रही है कि गवर्नमेंट जो है ना तनख्वाहें बढ़ा सके, गवर्नमेंट जो है ना आवाम को रिलीफ दे सके इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से। और इस इंटरेस्ट रेट हाइक की वजह से बैंकों को बहुत ज़्यादा मुनाफा पहुंचा है, उनका मुनाफा अरबों रुपए मुनाफा उन्होंने कमाया है। और बैंकों ने जो है ना सिंपली जो है ना ट्रेजरी बिल खरीद कर मुनाफा कमाया है और लैंडिंग नहीं की है। जब लैंडिंग नहीं होगी तो प्राइवेट सेक्टर को, तो प्राइवेट सेक्टर जो कि इंजन ऑफ ग्रोथ होता है, कहाँ से ग्रोथ होगी? तो ये पॉलिसी थोड़ी इनकंसिस्टेंट थी, एक तो ये बात। दूसरे, करेंसी डिवैल्यू होने का जहाँ तक ताल्लुक है, वो क्योंकि हमारे पास रिजर्व कम थे तो वो करना पड़ी, लेकिन करेंसी ने देखे रीगेन कर लिया, इंटरेस्ट रेट भी अपने उस पर आ गया है। तो एक जो इस पे आपने सवाल किया है कि डेट बढ़ गए, नो डाउट डेट बढ़े हैं, लेकिन आप ये देखें कि यानी बहुत हाई कॉस्ट पे की है और ये करना पड़ती है। पहले भी आप देखें कि 90s में जब ये डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट थी तो IMF के कई प्रोग्राम आए, आप देखें हर साल जो है ना करेंसी डिवैल्यू होती थी अक्टूबर में, हर साल होती थी, हर साल। जो मैं उस वक्त नया नया PhD करके आया था तो मैंने ये देखा था कि जी जैसे ही पहली तारीख को लोगों को सेक्रेटेरिएट में तनख्वाह मिलती थी, लोग जो है ना मनी चेंजर के पास डॉलर खरीदने जाते थे। स्पेकुलेशन इतनी बढ़ गई थी, क्योंकि जब आपको पता हो कि जी करेंसी डिवैल्यू होगी तो आप डॉलर लेना चाहेंगे कि कुछ गेन कर ले। लोग अपनी तनख्वाहों तक को जो है ना वो डॉलर में कन्वर्ट कर लेते थे, ताकि भी अगर करेंसी डिवैल्यू होने में हमें 5-6% या 10% गेन हो जाएगा। एक तो ये बात। दूसरी, आप देखें कि डेट हमारे बढ़ गए और PTI की गवर्नमेंट जब आई है तो इनको एक बड़ा ये चैलेंज था कि इन्होंने अपने पहले 3 साल में 37 बिलियन US डॉलर जो है ना वापस करने थे डिफरेंट इदारों को, जिसमें बायलैटरल भी थे, मल्टीलैटरल भी थे, और पेरिस क्लब, नॉन पेरिस क्लब, सारे ये डेट क्लब के मेंबर थे मौजूद, और मुख्तलिफ ममालिक भी थे। तो 37 बिलियन डॉलर आप देखें विद इन ए शॉर्ट स्पैन ऑफ 3 years, ये एक बड़ा मुश्किल मरहला था, मुश्किल टास्क था जो ये किया गया है। पहले साल में इन्होंने 14 बिलियन वापस किए, दूसरे साल में 13-14 के करीब फिर वापस किए, अब इस साल मेरे ख्याल ये 7-8 बिलियन के करीब वापस करेंगे। तो टोटल अब तक ये 35 बिलियन US डॉलर वापस कर चुके हैं, रीपे कर चुके हैं। तो कर्जा जो है, आप एक जो मैं ये देख रहा हूँ अक्सर जो एंकर्स हैं, मैंने बड़े एंकर्स को भी देखा है, वो ऊपर से सतही बातें करते हैं और वो ये चीज़ें कैप्चर नहीं करते। आप चूंकि एक्सपर्ट है, टेक्निकल आदमी भी हैं, ये समझते हैं, तो मैं ये पॉइंट आउट करना चाहता हूँ कि एक अक्सर जो मीडिया पे बातें चल रही हैं कि जी कर्जे बहुत बढ़ गए, और बात इसमें सही है, कर्जे बढ़ गए हैं, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन आप देखें कि एक कर्जों में जो ट्रेंड आ रहा है, वो रिसेंट ट्रेंड ये आ रहा है कि एक्सटर्नल डेट जो है ना वो कम हो गए, कम होना शुरू हो गए। इस साल देखें, पिछले साल एक्सटर्नल डेट जो है, पब्लिक एक्सटर्नल डेट 81 थे, तो इस साल जो है ना 80 की फिगर आ रही है। और अगर इसको एज % ऑफ GDP देखें तो एक्सटर्नल डेट की जो रेशो थी, यानी पहले जो जब पिछली गवर्नमेंट गई थी तो तकरीबन ये 22% ऑफ GDP पे छोड़ के गई थी, इनके दौर में ये बढ़ गई 26 हो गई, और ये 31% तक गई पहले 2 सालों में, काफ़ी बढ़ गई एक्सटर्नल डेट टू GDP रेशो। लेकिन अब देखें ये फिर कम हो गई है, कम होके 31 से कम होके 27-28 पर आई डिफरेंट क्वार्टर में, और ये अभी 24 के करीब स्टैंड करती है। तो एक हमें ट्रेंड मिल रहा है कि एक्सटर्नल डेट में भी कमी आई है और ये कमी जारी रहेगी। और अगर आप IMF के प्रोग्राम को पढ़ें, उसमें एक सेक्शन है एक्सटर्नल डेट सस्टेनेबिलिटी का सेक्शन है। उस सेक्शन में जो आप IMF की प्रोजेक्शन भी देखें तो वो भी यही कहती हैं कि जी एक्सटर्नल डेट जो है ना वो 2021 के बाद कम होना शुरू हो जाएंगे, एज % ऑफ GDP भी कम होंगे और एब्सोल्यूट टर्म में भी होंगे। तो ये डायरेक्शन हमें वही नज़र आ रही है कि एक्सटर्नल डेट में भी कमी आनी शुरू हो गई, लेकिन डोमेस्टिक डेट अभी नहीं कम हुए। डोमेस्टिक डेट जो है ना ये एक बड़ा यानी पहाड़ है जो अभी खड़ा हुआ है, और हमें हाई इंटरेस्ट रेट इससे फाइनेंस करना, गवर्नमेंट ने टैक्सेस लगा के इनको फाइनेंस करना है, या इंटरेस्ट रेट बढ़ा के फाइनेंस करेंगी, इंटरेस्ट रेट को कम करें
मेरा ख्याल है कि अगर ये इन्होंने डोमेस्टिक डेट कम करने हैं तो इन्हें, जिसे हम फाइनेंशियल रिप्रेशन कहते हैं, उसकी पॉलिसी पर भी गौर करना चाहिए, जो कि IMF के पेपर्स में भी कई जगह जिक्र है फाइनेंशियल रिप्रेशन का। और उस तरीके से कई कंट्रीज ने जो है ना अपने डोमेस्टिक डेट को जो है ना वो पे ऑफ किया है और कम किया है। तो ये एक क्वेश्चन मौजूद है, अगर ये करना चाहेंगे ये तो मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी जो है स्टेट बैंक की वो फैसला करेगी कि उन्होंने क्या करना है और गवर्नमेंट की क्या स्ट्रेटेजी होती है। अच्छा सर, एक और अगर आप मुझे इजाजत दें सर, देखिए डेट का जो पेस है बढ़ने का, वो पीटीआई की अक्सर में इजाफा हुआ है। नून लीग को, जिसको पीटीआई वाले कम कहते हैं, पीपल्स पार्टी को, उनके जमाने में जो नेट एडिशन था उसका पेस कम था। मतलब मैं आपके सामने फिगर्स रखते पब्लिक डेट और लायबिलिटी शरफ साहब के जमाने में 6,000 अरब था, जो पीपल्स पार्टी के 2013 तक जो है 14 बिलियन हो गए, और पब्लिक डेट और लायबिलिटी 14 से 29 तक पहुंची, 29.8 मुस्लिम लीग नून के जमाने में। पीटीआई के सालों में 29.8 से बढ़कर 46 को क्रॉस कर चुकी है। जी जी। तो इनके जमाने में तो नेगेटिव इजाफा हुआ है। इमरान खान साहब पुराने जमाने को जगह ब्लेम करते हैं, अपने ऊपर भी रिस्पांसिबिलिटी वजह ये है कि फिस्कल डेफिसिट हाई है सर। जी जी बिल्कुल। एफडीआर की ग्रोथ है वो फ्लैट है 2 साल में। जो पीटीआई का 310 है इसके बारे में आप लोग भी बात करते हैं इमरान खान साहब। जी जी, हमारा बिल्कुल इस पे फोकस होता है और हम ये समझते हैं कि यानी थोड़ा सा इसको ज़रा खुले ओपनली देखने की ज़रूरत है, क्योंकि इसमें कोई शक नहीं कि डेट बढ़े हैं और पहले से ज़्यादा बढ़ गए हैं। और डेट पे वज़ीर आज़म ने बहुत तनकीद भी की है कि जी कर्ज़े ले लेके जो है ना हुकूमत चलाई गई है। तो अब ये प्रीवियस कर्ज़े अदा किए जा रहे हैं, एक तो ये बात है जो यानी जनरली कहते हैं। लेकिन आप देखें ना कि यानी एक कर्ज़े लेने की जो रफ्तार है वो यानी पीपल्स पार्टी की हुकूमत थी, उन्होंने भी कर्ज़े लिए 6,000 से 14,000 बिलियन तक ले गए, बिलियन तक ले गए, और फिर 14,000 बिलियन से 29,000 बिलियन तक ये ले गए। यानी तो ये, और अब ये ले गए हैं कि तकरीबन 43,000 बिलियन। तो आप एक चीज़ देखें ना, असल में जब हम डेट को जब कंपेयर करते हैं ना तो डेट सस्टेनेबिलिटी देखें। डेट सस्टेनेबिलिटी जो है वो एज % ऑफ GDP देखी जाती है कि वेदर यू कैन सस्टेन दिस लेवल ऑफ डेट और नॉट, यानी आपकी कैपेसिटी है रीपे करने की या नहीं। मिसाल के तौर पे जब आप यानी 2008 में जब पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट थी तो उन्होंने जो डेट सस्टेनेबिलिटी को जो लिमिट है 60% वो क्रॉस कर ली थी। और जब ये मुस्लिम लीग नून को हुकूमत मिली तो ऑलरेडी जो है जो पार्लियामेंट ने मंजूर की हुई डेट सस्टेनेबिलिटी की लिमिट 60%, उसको क्रॉस करके 67% तक ये ले गए थे। इन्होंने भी बारोइंग पे भरोसा किया और पीपल्स पार्टी बारो करते रही। तो जब मुस्लिम लीग नून आई तो उन्होंने भी मजीद बारो किया और ये तकरीबन 75 या 73% ऑफ GDP पर ले गए, इन्होंने छोड़ा। और पीटीआई की गवर्नमेंट ने मजीद बारो किया और तकरीबन 80s में ये 81-83 के करीब ये अभी स्टैंड करती है। तो आप ये देखें कि इसमें एक बात मैं अहम ये कहना चाहता हूँ जो बहुत से लोग जो है ना मिस कर जाते हैं। बिल्कुल इसमें कोई शक नहीं है कि इन्होंने बारो किया है, लेकिन आप देखें जैसे जैसे GDP बढ़ती है उसकी बारोइंग रिक्वायरमेंट भी बढ़ जाती है, ठीक है ना। तो अगर ये नज़र आ रहे हैं एब्सोल्यूट टर्म में कि जी इन्होंने 3 साल में जो है 13,000 अरब रुपए बारो कर लिए हैं, तो GDP का साइज भी बढ़ गया 2018 के मुकाबले में, और ये ग्रोथ हुई है इस साल, तो GDP का साइज भी बढ़ा है। और आप देखें कि जब नून लीग ने जब यानी 2014 में कर्जे लेना शुरू किए थे तो GDP का साइज कम था, 230 बिलियन इसके करीब था, लेकिन जब ये इन्होंने बिलियन डॉलर, और जब ये इन्होंने हुकूमत छोड़ी तो अराउंड 300 बिलियन डॉलर के करीब था। तो इनके लिए भी GDP की यानी इनके डेट की रिक्वायरमेंट बढ़ गई थी। और कर्जे लेना कोई बुरी बात नहीं, एज एन इकोनॉमिस्ट मैं समझता हूँ
कर्जे लेना कोई बड़ी बात नहीं, एज लॉन्ग एज यू कैन पे बैक। आप सारे मुल्क कर्जे लेते हैं, अमेरिका सबसे ज्यादा मकरूज मुल्क है और बहुत सारे ममालिक है जिन्होंने कर्जे लिए हुए और वो अपनी इकोनॉमी को ग्रो करते हैं और डेवलप करते हैं। तो लेकिन कर्जों की वापसी होनी चाहिए, डिफॉल्ट नहीं होना चाहिए और उसका बर्डन अवाम पे ना आए और इन्फ्लेशन में कमी आनी चाहिए। लेकिन सर एक देखिए आपसे, क्योंकि हमने आपसे सीखा भी है, देखें बुनियादी तौर पे सर जीडीपी का साइज जो है वो नून के जमाने में बड़ा था, पीटीआई के जमाने में वो कम हुआ। 315 था 2017-18 में, जो कि कम हो के 264 पे आ गया और इस साल 296 पे पहुंच गया। ये बात ठीक है। जी जी। लेकिन सर मुझे ये समझ नहीं आती कि नून लीग के जमाने में उन्होंने कर्जे दिए तो उन्होंने 10,000 मेगावाट मोटरवेज बनाए, बाकी डेवलपमेंट का कुछ काम नजर आता है। अब ये जो कर्जे ले रहे हैं 3 सालों में कोई काम नजर नहीं आता। अब प्रॉब्लम ये है कि हमारा जो नेट रेवेन्यू है उनमें कमी आ चुकी है सर, और हम अपने एक्सपेंडिचर पूरा करने के लिए कर सकते हैं, क्योंकि अच्छी बात नहीं है, ये आगे जाके प्रॉब्लम है। जी जी, बड़ा अच्छा सवाल है और ये अक्सर ये टॉक शोज में भी होता है कि कर्जे ज़्यादा ले रहे, नज़र नहीं आ रहा कि वो उस दौर में डेवलपमेंट नज़र आ रही थी। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि उस दौर में इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा था, सीपैक बन रहा था, डेवलपमेंट नज़र आ रही थी, बहुत सारे यानी कर्जे लिए गए। लेकिन आप ये देखें, असल जो चीज़ है जिसको लोग इस पॉइंट को अक्सर मिस करते हैं कि जब नून लीग का सारा दौर देखें तो जो एनुअल डेट सर्विसिंग थी वो $5 बिलियन थी। हाँ, पीपुल्स पार्टी के दौर में 3 से 4 बिलियन डॉलर की डेट सर्विसिंग होती थी जो फॉरेन डेट की है, और डोमेस्टिक की तो कोई मसला नहीं होता, रोल ओवर की जा सकती है और आप मजीद बारो करके रोल ओवर कर सकते हैं, वो इशू नहीं है, वो अभी भी ये कर सकते हैं। लेकिन जहाँ तक एक्सटर्नल डेट है वो रोल ओवर नहीं किए जा सकते, वो पे बैक करना होते हैं। तो आप देखें कि यानी पीपुल्स पार्टी के दौर में 3.5 या 4 बिलियन रही है, नून लीग के दौर में डेट सर्विसिंग कॉस्ट जो है ना 5 बिलियन पर एनम उन्हें देना होते थे। लेकिन जब पीटीआई ने गवर्नमेंट संभाली तो ये एकदम जो है ना 10 बिलियन पे पहुंच गए पर एनम, बल्कि पहले साल में तो ये 15 बिलियन थी। कहाँ 5 बिलियन वापस करना, कहाँ 15 बिलियन वापस करना, तो इन्हें तो कर्जे लेने पड़े ना, कर्जे वापस करने के लिए मजीद एक्स्ट्रा 10 बिलियन के कर्जे लेने पड़े। देखें जो 5 बिलियन की नून लीग के दौर में थी वही अगर रहती तो कोई मसला नहीं था, ठीक है, वो नहीं रही, बल्कि ये 15 बिलियन तक पहुंच गई, 3 गुना ज्यादा हो गई। और एक और इम्पोर्टेंट मैं बात आपको कहूं कि जो कि अक्सर एनालिस्ट जो है ना मिस कर जाते हैं, वो ये कि जो यानी आपको याद होगा कि अर्ली 2000 में जब हमने 9/11 में हमने शिरकत की थी और 9/11 के बाद हमने वार ऑन टेरर में पार्टिसिपेट किया, तो हमें बहुत सारी रियायतें मिली थी, उसमें हमारे कर्जे भी रीशेड्यूल हुए थे, रीप्रोफाइलिंग ऑफ डेट हुई थी। उस वक्त मैं स्टेट बैंक में ही था, इस चीज़ों को मैंने बहुत करीब से देखा है, फॉलो किया है। तो वो देखें कि उनके यानी 15 ईयर्स का ग्रेस पीरियड मिला था 2002 में, जो ग्रेस पीरियड 2017 में ख़त्म हो गया। जो डेट हमने 2002 में पे करना थे, 2003, 4, 5, 6 में पे करना थे, वो सारे के सारे रीशेड्यूल होकर ग्रेस पीरियड 15 साल का मिला था, 15 साल बाद आपने पे करना थे और कंस्ट्रक्शनल बेसिस पे करना थे। तो हमारी डेट सर्विसिंग, मैं ये नहीं कहूँगा कि ये यानी प्रीवियस गवर्नमेंट नून लीग या पीपुल्स पार्टी की वजह से थी, बल्कि ये पुराना एरियर भी था जो कि दोबारा हमें पे करना पड़ा। पीटीआई की गवर्नमेंट ने 2017-18 में वो भी पे करना पड़ा, तो 5 बिलियन तो जो चली आ रही थी, उसके अलावा 5 बिलियन का और एडिशन हुआ और 5 बिलियन के वो कर्जे भी ऐड हो गए पर एनम, जो इन्हें पे करना पड़े, जो रिप्रोफाइलिंग में हुए थे। तो ये मुश्किल सूरत हाल थी और काफ़ी डिफ़िकल्ट थी, तो बड़े चैलेंजेस का सामना था, लेकिन बहुत सारे ममालिक से। जी जी, आखिरी 2 सवाल है और ये मुख्तसर जवाब दीजिएगा सर। जी जी। एक तो सर फिर क्रिटिकल सवाल है, क्योंकि आप पीटीआई के थिंक टैंक हैं और बड़ी अच्छी बात है कि आप जो है, और आपसे ये पता भी लेना है कि आप बजट के बाद दोबारा भी हमारे पास आए। जी जी बिल्कुल सर 2 सवाल है। एक तो सर ये है कि कौन सी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है कि 4 फाइनेंस मिनिस्टर
5 चेयरमैन एफबीआर, 5 सेक्रेटरी फाइनेंस, पता नहीं कितने चेयरमैन बीओआई। अभी प्राइवेटाइजेशन का सिस्टम चेंज करने की कोशिश है, ख्वाहिश है। अभी सेक्रेटरी फाइनेंस 10 दिन पहले तब्दील कर दिया सर बजट से। ये कौन सी इकोनॉमिक मैनेजमेंट है सर? कम से कम मुझे तो समझ नहीं आई। ये असल में बहुत यानी वॉलेटिलिटी रही है, कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी बड़ा इंपॉर्टेंट होता है और टेन्योर को कंप्लीट करना चाहिए। मेरा ये ख्याल है ज़ाती तौर पे कि कोई भी ब्यूरोक्रेसी है उसको सोच समझ के लगाना चाहिए और उससे कोई कमिटमेंट पहले ही खासा स्क्रूटनाइज कर लें कि उसमें कैपेसिटी है, कैपेबिलिटी है या नहीं है। जब तक ये शुरू में ही उसकी इंक्वायरी नहीं होगी, स्क्रूटनी नहीं होगी, कोई यानी जब भी पोस्टिंग ऐसी होती है तो खाली ये नहीं होता कि जी इस्टेब्लिशमेंट सेक्रेटरी ने कर दिया। मेरा ख्याल है कि ऐसा होना चाहिए कि एक कोई बोर्ड हो जो सेक्रेटरीज को सिलेक्ट करे, कोई प्रोफेशनल बोर्ड हो कि जी ये चैलेंजेस हैं, उनको ये टास्क दिया जा रहा है, whether they are able to whether they will be able to do it or not। एक तो ये बात है। तो ये बताएंगे डॉक्टर इशरत जो है सिविल सर्विस रिफॉर्म कर पाएंगे? आपके फादर बात भी है। जी, डॉक्टर इशरत ने तो हमेशा से ही यानी सिविल सर्विस रिफॉर्म पे काम किया, 10-12 साल तो हो गए। पहले भी आप देखें पीपल्स पार्टी के दौर में भी रिपोर्ट इन्होंने पब्लिश की थी। रिफॉर्म इम्प्लीमेंटेशन का इशू है, असल में इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पाती है क्योंकि ये बड़ा डिफिकल्ट एरिया है। ये रिफॉर्म जो है ना, ये मेरे नज़दीक ये कोई नई रिफॉर्म नहीं है। इस किस्म की रिफॉर्म जो है ना स्टेट बैंक में हो चुकी हैं और इन्होंने सारी चीजें रिवाइज की थी और काफी कामयाब भी रही। एक बात है, डॉक्टर इशरत की नौकरी पक्की है। जी, डॉक्टर साहब माशाल्लाह कंट्रीब्यूट कर रहे हैं और वो काम कर रहे हैं, मीटिंग्स में होते हैं और उनके साथ लोग काम कर रहे हैं। तो देखें बात ये ना कि जब तक काम करने की कोई उम्र नहीं होती, जब तक आदमी काम कर रहा है उसे करते रहना चाहिए, जब काम ना कर सके तो फिर उसे काम छोड़ना चाहिए। ये तो अब अथॉरिटीज़ पे डिपेंड करता है, वो वर्क प्रोग्रेस से एग्जामिन करती हैं। तो मेरा ख्याल है कि सिविल सर्विस की राह में जो रुकावटें हैं वो पॉलिटिकल भी हैं और ब्यूरोक्रेटिक भी है। कुछ ग्रुप्स हैं, डीएमजी ग्रुप्स हैं। अब आप देखें ना, सिविल सर्विस में बहुत सारी अच्छी बातें की गई कि परफॉर्मेंस बेस्ड सिस्टम है, कि परफॉर्मेंस के बेसिस पर इवैल्यूएशन की जाएगी और फिर प्रमोशन होगी। अब तक ये होता था एक आदमी जो है ना, यानी हमारी अब आप इसको ब्यूरोक्रेसी को कंपेयर करें जनरल अयूब की और जनरल मुशर्रफ की ब्यूरोक्रेसी से, तो ये ब्यूरोक्रेसी वो नहीं है। मिलिट्री दौर में जो ब्यूरोक्रेसी रही है बहुत अच्छी रही है क्योंकि वो लोग मेरिट पे लगाया करते थे और जब पॉलिटिकल दौर आया तो वो लोग अपनी लॉयल्टी की बुनियाद पर। अब एक हमारे सईद कुरैशी साहब हैं जो कि ब्यूरोक्रेट थे बहुत बड़े, अल्लाह उन्हें जन्नत नसीब करे, अभी 1-2 साल पहले इंतकाल हो गया। तो उनसे मेरी काफ़ी डिस्कशन होती थी और वो बड़े ब्यूरोक्रेट थे, उन्होंने लिखा भी है, रिफॉर्म पे भी काफ़ी लिखा। उनका बुनियादी नुक्ता ये था कि अगर आप ब्यूरोक्रेट को आप जो है ना लॉयल्टी के बेस पे नहीं लगाएंगे, वफादारी, आप मेरिट बेस लगाएं, कॉम्पिटेंस बेस लगाएं, तो वो आपको डिलीवर भी करके देगा। जो लॉयल्टी बेस पे लगाते हैं वो डिलीवर भी नहीं करते और फिर वो करप्शन भी करते हैं। तो ये ब्यूरोक्रेट ही हैं जो पॉलिटिशियन को करप्शन सिखाते हैं। जी जी, ठीक कह रहे हैं आप। एक आप क्या समझते हैं सर, आईएमएफ के प्रोग्राम में हमने रहने के लिए या अगर टफ कंडीशंस हो तो आईएमएफ के प्रोग्राम से निकल जाना, आपकी क्या सोच? देखें आईएमएफ भी क्योंकि कोविड काफ़ी सूरत-ए-हाल यानी वर्ल्ड वाइड बड़ी डेंजरस है, तो मेरा नहीं ख्याल है कि आईएमएफ इतनी सख्ती करेगा। पिछले साल की कोविड से पहले की बात होती तो बहुत सख्त होता, आर्म ट्विस्टिंग होती, लेकिन चूंकि वर्ल्ड वाइड ये एक फेनोमेनन है और पेंडेमिक फैली हुई है तो आईएमएफ भी कुशन कुछ देगा। और ख़ास तौर से जो मैं यानी वज़ीर-ए-आज़म ने बहुत अच्छा इकदाम जो किया है वो ये कि बिजली की कीमतें नहीं बढ़ाई हैं। सारी खराबी जो है ना, बिजली की कीमतें बढ़ा रहे थे, हर क्वार्टर में हर महीने बढ़ती थी तो इन्फ्लेशन होता था और उससे लोगों के बिजली के बिल कितने आ गए। आप देखें कि एक गरीब आदमी का, एक मिडिल क्लास तबका जो है ना बिजली के बिल देने की सकत नहीं रखता। तो बिजली जो एक बुनियादी चीज़ है आजकल के दौर में, जब वो महंगी हो जाएगी तो ये वज़ीर-ए-आज़म ने कोविड के बाद बिल्कुल इसको पोस्टपोन किया, जिसकी वजह से इन्फ्लेशन में भी कमी आई। और हमारी भी यही रिकमेंडेशन थी जब हमने कहा था कि बिजली की कीमतें फ्रीज कर दें, बिल्कुल नहीं बढ़ाए जाएँ। तो हमें खुशी है कि वज़ीर-ए-आज़म ने इस पे जो है ना यानी पॉजिटिवली एक्ट किया और
हमारी जो है ना एडवाइस को माना, और अभी भी मैं समझता हूँ कि निगोशिएट कर लेंगे। और बिजली की कीमत जो बढ़ाई जाती है, देखिए IMF एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन है, उन्हें पाकिस्तान की इकोनॉमिक कंडीशन और इंटरनल जो हमारे जो पावर सेक्टर है, एनर्जी सेक्टर है, उसके रिफॉर्म से कोई गर्ज नहीं। उनके पास छोटा सा फार्मूला है कि जी अगर आपके लॉसेस हो रहे हैं तो आप कीमत बढ़ा दें। ये मेरे नज़दीक ये रिफॉर्म नहीं है, इसको रिफॉर्म नहीं कहा जा सकता। ये तो ये कि अपना खर्चा जो है ना, अपनी कॉस्ट किसी और पे डाल दे। आप रिफॉर्म करें, पावर सेक्टर में जो रिफॉर्म की ज़रूरत है, गवर्नेंस रिफॉर्म की ज़रूरत है। इट इज़ हाईली प्रोन टू करप्शन, बहुत करप्शन है पावर सेक्टर्स में, थेफ्ट है, लाइन लॉसेस बहुत हाई है, और इन सारे लाइन लॉसेस और थेफ्ट के पीछे करप्शन ही है। और एक्शन क्यों नहीं लिए जाते हैं? इसलिए नहीं लिए जाते कि ब्यूरोक्रेसी ही जो है ना, जो मौजूदा ब्यूरोक्रेसी होती है वो ही पावर सेक्टर के बोर्ड्स पे होती है, पावर कंपनियों को में उनका एक रोल होता है। तो अब देखें, जो गवर्नमेंट के लोग ही जब उनके बोर्ड्स पे मौजूद होंगे कंपनीज के, तो लाइन लॉसेस कहाँ से कमाएंगे? मेरा ख्याल ये कि इन तमाम लोगों को हटाया जाए ब्यूरोक्रेसी को, में जो लोग ये पावर सेक्टर के बोर्ड्स में हैं, और प्रोफेशनल बोर्ड बनाए जाए, उनको टास्क दिया जाए, उनको बाकायदा रिटन टास्क दिया जाए कि आपने टाइमलाइन के साथ कि जी इस टाइम में 6 माह के दौरान या 3 माह के दौरान आपने ये रिफॉर्म लेके आने, एक टाइम बाउंड रिफॉर्म प्लान तैयार होना चाहिए। तब जाके ये बिजली के लाइन लॉसेस भी कम होंगे, और उससे सर्कुलर डेट भी खत्म हो जाएंगे, और फिर हमें बिजली की कीमतें भी नहीं बढ़ानी पड़ेंगी। डॉक्टर साहब, एक आखिरी सवाल है और अभी देखिए पेट्रोल की प्राइसेस की समरी गई था मिनिस्टर के पास, और उसमें रिकमेंड था कि 2 रुपए एवरेज जो है वो प्राइस बढ़ा। आपको पता है कि हम 3 माह का जो है वो लेते हैं, लैग होता है। तो जब हमने वो ऑयल खरीदा था, क्रूड ऑयल, वो $60 का था। अब इंटरनेशनल मार्केट में इसकी प्राइस $70 को जाती है, और आप अगर एग्रीमेंट में भी हैं और आपने पेट्रोलियम लेवी बिल्कुल नॉमिनल कर दी है, जो कि 1 जुलाई से आपको बढ़ानी पड़ेगी। तो ये कौन सी पॉलिसी है सर कि आप एक झटके में 9 या 10 रुपए बढ़ाएंगे और इन्फ्लेशन फिर कहाँ जाएगा? हाँ, एक झटके में 9-10 तो नहीं। देखें, इन्होंने अभी कई दफ़ा अनाउंसमेंट हुई है, रिकमेंडेशन आई नेपरा की तरफ से, लेकिन पावर टैरिफ इन्होंने नहीं बढ़ाए, सॉरी पेट्रोलियम प्राइसेस ऑगरा ने जो सजेस्ट की थी नहीं बढ़ाए, तो उसको एब्जॉर्ब किया है, और पेट्रोलियम लेवी में एब्जॉर्ब किया था, टैक्सेस में एब्जॉर्ब किया था। तो अब ये मेरा ये ख्याल है कि पावर प्राइसेस तो पास ऑन होनी चाहिए। जो पेट्रोलियम प्राइसेस है, अगर ये पास ऑन नहीं होंगी तो गवर्नमेंट को सब्सिडी देना पड़ेगी और कहीं और टैक्सेस लगाने पड़ेंगे। तो ज़रूरत इस बात की है कि इसको फ्रीक्वेंटली पास ऑन ना किया जाए, इसको थोड़ा गैप के साथ किया जाए, और बजाय इसके कि हर 15 दिन के बाद जो है एक झटका दिया जाता है आवाम को, तो हर आदमी परेशान हो जाता है और हर चीज़ की कीमत बढ़ जाती है। तो ये झटका 2-3 माह के बाद दिया जाए, और वो झटका जो है वो इतना बड़ा झटका ना हो, कुछ चीज़ें टैक्सेस में एब्जॉर्ब करनी चाहिए, और गवर्नमेंट को जो है ना दूसरे टैक्सेस लगाने चाहिए, तो जो कि रिच इनकम ग्रुप को अफेक्ट करे, और जनरली जो इनडायरेक्ट टैक्सेशन है जैसे पेट्रोलियम प्राइसेस पे आम आवाम को अफेक्ट ना करे। दूसरी एक बात मैं ये कहना चाहूँगा, ये अभी मेरे ख्याल रह गई है, कि जी गरीबों के लिए इन्फ्लेशन बहुत हाई रहा है, और इन्फ्लेशन आप ये भूल ही गए, सबसे बड़ा तनकीदी पॉइंट है जो कि हमारी हुकूमत पे है, और ये हम इसको तस्लीम करते हैं, लेकिन इसको मेरे ख्याल काफ़ी कोशिशें तो की हैं, और इसमें जो भी ज़ख़ीरा अंदोज़ी है और जो प्रॉफिटियरिंग है, जो मिडिल मैन का रोल है, यहाँ ज़रूरत इस बात की हमने आप पॉइंट आउट जी कि इनको मिडिल मैन का रोल आप देखें ना। मिडिल मैन एक जो आप लोगों ने टमाटर ज़ाया कर दिया, 5 रुपए किलो भी कोई फार्मर से टमाटर खरीदने को तैयार नहीं था रहीम यार खान और सिंध में, और वो टमाटर यहाँ पे 300 रुपए किलो बिक रहा था। तो ये क्या गवर्नमेंट को कोई एक्शन नहीं ले सकती कि वहाँ पर कोई गवर्नमेंट बाइंग शुरू कर दे और कुछ मैकेनिज्म डेवलप कर दे कि वो फार्म टू मार्केट पहुँचा दे? तो ये तो मेरे ख्याल 20 रुपए 30 रुपए किलो पे आसानी से सबको अवेलेबल होते हैं, सबको ही फायदा होता, फार्मर को भी फायदा होता। अच्छा, इसी तरह आप देखें जी बिल्कुल, देखें कोल्ड स्टोरेज बनाने चाहिए थे। मैंने एक स्टडी की थी DFID के लिए 2017 में, तो उसमें ये कोल्ड स्टोरेज चेन और दूसरे ये कि वेयर हाउस रिसीट सिस्टम,
जो कि दुनिया के दूसरे तरक्की याफ्ता ममालिक में होता है, वेयर हाउसिंग होती है। लोग अपना जो है ना, जब यानी हार्वेस्टिंग पीरियड होता है, प्राइसेस बहुत कम होती हैं, तो लोग अपनी अजनास जो है ना वीट को भी ले जाके वहाँ रख देते हैं। वीट जो है ना, आप देखें कि जैसे 1300 रुपये मन पहले कीमत थी, तो लोग, मैंने ये जब स्टडी की तो उस वक्त 500 रुपये मन भी तो फार्मर ने बेची है, 500-600 जो मैंने सर्वे किया था उसके मुताबिक। तो वो उन फार्मर को कोई गेन नहीं होता था। जब फार्मर को गेन नहीं होता तो अगले साल वो फिर क्रॉप लगाता नहीं है, क्योंकि उसकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन नहीं पूरी होती, तो फिर अगले साल ये होता है कि शॉर्टेजेस हो जाती है और फिर वीट हमें इंपोर्ट करना पड़ती है। तो ज़रूरी इस बात की कि इंसेंटिव भी दें, दूसरे ये कि उनको फार्मर्स को राइट प्राइसेस मिलें, और उनको प्राइसेस मिलने के लिए ज़रूरी है कि वेयर हाउसिंग की फैसिलिटी प्राइवेट सेक्टर में बनानी चाहिए थी, और इसके लिए लेजिस्लेशन रिक्वायर्ड थी, जो कि ऑर्डिनेंस दिया गया था 2017 में। मेरे ख्याल ऑर्डिनेंस इन्फोर्स हो गया होगा वेयर हाउसिंग के लिए, तो वो गवर्नमेंट इस पे काम कर रही है, साइलोज बना रही है, वेयर हाउसेज बना रही है जहाँ के वीट स्टोर हो सकेगा। और साथ साथ ये जो अंडर सीपैक है, जो एग्रीकल्चर इनिशिएटिव लिए गए हैं, उसमें ये इन्होंने जो है ना कोल्ड स्टोरेज चेन भी बनानी है, ताकि जो भी हम फ्रूट्स है, वेजिटेबल है, जहाँ हम उसे प्रिजर्व करके आगे एक्सपोर्ट कर सके, या ऐसे सीजन में यूज कर सकें जबकि उनकी कीमतें ज्यादा हों। जी अच्छा डॉक्टर साहब, एक काफी सवाल के फूड इन्फ्लेशन के लिए कोई सजेशन, कोई बात कि जिसके नतीजे में जो है वो प्राइस हाइक जो है, पता है पाकिस्तान में बहुत लोग तंग हैं। जी बिल्कुल, बहुत लोग तंग हैं, खासतौर से जो गरीब तबका है, दरमियाना तबका जो है ना, बहुत ज़्यादा तंग है, और लोगों की खुराक की ज़रूरियात बड़ी मुश्किल से पूरी हो रही हैं। एक तरफ तो कोविड है, इनकम आमदनियाँ लोगों की कम हो गई हैं, बेरोज़गारी भी फैली है, लेकिन महंगाई इतनी हो गई कि लोगों के लिए चीज़ों को ख़रीदना नामुमकिन हो गया है, और लोगों ने अपना कंजम्पशन थोड़ा कम कर दिया होगा मेरा ख्याल, लेकिन मैं कुछ कह नहीं सकता इस बारे में। लेकिन कंजम्पशन होता ये कि देखें, फूड बुनियादी ज़रूरत है, दूसरे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कम हो जाएंगे, कपड़ा है, लत्ता है, दूसरी चीज़ें हैं, उस पर कमी आ जाएगी, लेकिन खुराक तो इंसान ने हर सूरत खाना है ना। इनलास्टिक है डिमांड फूड की, फूड उसके बगैर गुजारा नहीं है। तो अब ये कि थोड़ा क्वालिटी कम हो जाती है या खुराक में कमी आ जाती है, तो फौरी तौर पे जो गवर्नमेंट को करना चाहिए, मैं ये रिकमेंड करता हूँ कि फौरी तौर पे जो टैक्सेस है, मिसाल के तौर पे घी है, एडिबल ऑयल है, शुगर है, और टी है, और जो फूड आइटम जो इंपोर्ट होते हैं, जो कि गरीब आदमी इस्तेमाल करता है, जो रॉ मिटे फूड आइटम है, और वीट है, इस पर किसी भी किस्म के टैक्सेस, और राइस है, हर किस्म के टैक्सेस गवर्नमेंट ख़त्म कर दे। इससे कीमतों में खातिर ख्वाह कमी आएगी, फौरी तौर पे कमी आएगी। और साथ साथ एक अभी वीडियो भी चल रही है, जो एक बाबा है, गरीब बाबा, उसने कहा कि जी मैं साबुन से नहाऊंगा तब भी टैक्स दूंगा गवर्नमेंट को, तो गरीब आदमी से कम साबुन पे तो टैक्स ना ले, वो अपने जिस्म की सफाई कर रहा है, नहा रहा है, तो आपने बाथ सोप पे भी टैक्स लगाया, तो कम से कम कुछ कैटेगरी ऐसी हो जो गरीबों के इस्तेमाल करने के साबुन है, उन पे कोई टैक्स नहीं होना चाहिए। जो टी गरीबों के लिए आती है, या जो कम आमदनी वाले तबका जो कि एडिबल ऑयल यूज़ करता है, ऐसे एडिबल ऑयल हैं, उनको टैक्स फ्री करना चाहिए, इंपोर्ट ड्यूटी कोई नहीं होनी चाहिए, कोई सेल्स टैक्स नहीं होना चाहिए। इससे डायरेक्ट बेनिफिट पहुंच जाएगा और कीमतें कम हो जाएंगी। ये तो आप 15 दिन में करें, इसका इफेक्ट मार्केट में 15-20 दिन के अंदर आ जाएगा। जी डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया, और आपको और ब्रदर एक पसंदीदा टॉपिक है पॉवर्टी, उस पर हम डिस्कस नहीं कर सके, लेकिन जो बजट के बाद आपसे होगी उसमें डेफिनेटली सबसे पहले हम इस इशू को जो है वो डिस्कस करेंगे। तो डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच, आपने मुझे टाइम दिया। मेहताब को नए एपिसोड तक इजाजत दीजिए। खुदा हाफिज़। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया।